मन, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर। अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। सुमन जी चुप कर जाती हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती, आप भी कितने भोले हैं। आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचाकर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वो तो पराए घर से आई हैं। और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए सुमन जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में कमल जी ने चुटकी बजाते हुए उनकी विचारशीलता के क्रम को भंग कर दिया। सुमन जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। कमल जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूँ? कमल जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं राजू को आवाज़ देती हूँ, वो बना देगा। दरअसल कमल जी ने रसोईघर और घर के दूसरे काम को करने के लिए 16-17 साल का नौकर राजू रखा हुआ था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ ना पड़े। और फिर इस उम्र में वे खुद भी तो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। सुमन जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, जो खुद बनाएंगे? श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं। चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए कमल जी ने रसोई में जाकर चाय बनानी शुरू की। तो इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊँगा और तुम्हें भी पिलाऊँगा। कहते हुए कमल जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोककर खड़ी थी। शाम को सुमन जी और कमल जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। सुमन जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें कमल जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो सुमन जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही कमल जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि कमल जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सुनते ही सुमन जी ड्रिप उतारकर एक तरफ फेंकती हैं। चोटें लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे और सुमन जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ कमल जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। कमल जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर सुमन जी उन्हें देखती रह गई। कुछ देर पहले जो रामलाल जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वो हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। सुमन जी खुद को संभाल ना सकी। उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा? कहते कहते जानकी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी। सुमन जी को
हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। कमल जी की चिंता ही सुमन जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए सुमन जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज़ आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। सुमन जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। तो सुमन जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं तो आपका हालचाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर सुमन जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई, बोली, सुमन जी आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें कमल जी के पास ले गया। कमल जी होश में तो थे परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर सुमन जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर कमल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं, अब हम जल्दी ही अपने घर चले जाएंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन कमल जी अब व्हीलचेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे सुमन जी और कमल जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। कमल जी की दवा पानी सब सुमन जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया था तो सुमन जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किटी पार्टी भी नहीं जा पाए। आप ये काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी सुमन जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती। माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर बात किया करो खर्चे की। इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वो भी जानती थी कि बेटों को ये सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यहीं बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब सुमन जी कमरे में आई तो देखा कमल जी की आंखों में आंसू थे। कमल जी सुमन जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने हाथों समझा था, अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को भी नकार दिया। लेकिन सुमन तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए सुमन जी बोली। राजू जो पास ही खड़ा था सब बातें सुन रहा था। सुमन जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ही ली हो। ये सब सुनते ही सुमन जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू, वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? सुमन जी थोड़ा सुकचाते हुए बोली। बहुएं तो जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को। माँ जी
आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसे को कैसे बचाना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर सुमन जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन सुमन जी जब सोकर उठी तो देखा कमल जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं हैं, हम लोग नौकरी पेशा हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि ये फालतू के काम करते रहें। राजू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए बाबूजी को लेकर। सुमन जी अपमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ न बोलना उचित नहीं समझा। इतने में राजू ने आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए सुमन जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन सुमन जी और कमल जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में सुमन जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। तब राजू बोला, बड़ी माँ मैंने बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब वह भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों ने ही माता पिता की परछाई नज़र आती है। राजू की आंखें सजल हो उठी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कमल जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते ही रास्ते में ऑटो रुकवाकर राजू दवाइयाँ, फल और ज़रूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और कमल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है। इसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है आज हमने। कहते हुए कमल जी ने सुमन जी के साथ केक काटा। सुमन जी को एक गिफ्ट पैकर उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगे वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ? हैरान हो गए कि इस बूढ़े निठल्ले के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को सरप्राइज दिए देता हूँ। कमल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं दामोदर जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और ये हैं दीनदयाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,20,00,000 में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। कमल जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। कमल जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से राजू का हक होगा, वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आएगा
उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से मैं एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे, और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। अब कमल जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन के बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अब तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का, जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुसीबत के समय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता, अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और राजू की ही सेवा का फल है, जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फ़र्ज तो सिर्फ राजू ने ही निभाया है। पिताजी, वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर कमल जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे, मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बेटे बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो ज़रा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन सुमन जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों ने सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहुएं बोचंके हो गए। शायद उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में कमल जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं को अपने किए की सज़ा और सबक दोनों मिल चुके थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ के साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।